नमस्कार। ग्लोब दर्पण से मैं अनुज प्रताप। बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे विनोद तेजियान जी आज ग्लोब दर्पण के सीधे बात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, अभी तक के उनके द्वारा राजनीतिक सफ़र को जानेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग की है, विभिन्न दायित्वों को पार्टी में निभा रहे हैं। पार्टी की नीतियों को और आगे राजनीतिक कैरियर को जानेंगे। तो आज हमारे साथ ग्लोब दर्पण के सीधी बात कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री विनोद तेजियान जी हमारे साथ हैं। तो स्वागत है आपका विनोद तेजियान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद तेजियान जी, अभी हाल ही में आपने आज़ाद समाज पार्टी में अपनी आस्था जताई है। उससे पहले आप बसपा पार्टी में भी रहे हैं, तो बसपा छोड़ने की क्या वजह आपकी रही है जो आपको आज़ाद समाज पार्टी में आना पड़ा? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी में आए ही नहीं, बल्कि इसको बनवाने में हमने अपनी भूमिका निभाई है। बनने के बाद हम इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। पार्टी 15 मार्च को बनी है मान्यवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर। तो हम तो बनवाने के मंच पर थे, बनवाने में शामिल थे। चुनाव आयोग में हमारा एफिडेविट गया है और इसके बनवाने में हमारा भी अपना योगदान है। और शायद अगर ये मुझे पहले से आभास हो जाता कि पार्टी बनाने का इतनी जल्दी, हम ये समझ रहे थे कि अभी भीम आर्मी 5-6 साल और सामाजिक आंदोलन ही चलाएगी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली कि इस तरीके से राजनीतिक कदम उठाने की बातचीत हो रही है, तो फिर हमने उन लोगों से बातचीत की और बातचीत करके हमारी जो भी भूमिका हो सकती थी हमने फिर उसको निर्वहन किया। और लोगों को जोड़ने में पार्टी के मंच पर जिस दिन पार्टी बन रही थी उस दिन भी हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत करके, जो अच्छे नेता थे समाज के, उनको जोड़ने का काम किया। और आज भी हमारा अभियान लगातार जारी है, जिसमें अभी हमने पंजाब के अंदर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करवाया। और वहाँ एक बहुत बड़ा चेहरा सिंगारा राम सूंगड़ा, जो कभी साहब कांशीराम जी के बड़े चहेते होते थे और 2 बार के नवा शहर की गढ़शंकर सीट से जनरल सीट पे, सामान्य सीट पर वो 2 बार विधायक रहे हैं। वहाँ के कभी मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार थे। आज हमारी पार्टी के बैनर पर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो अच्छे लोगों को इसी तरह हिमाचल प्रदेश में हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन करवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। हरियाणा में बहुत अच्छे लोगों की तलाश हमने पूरी कर ली है। और जहाँ जहाँ भी हम, चूँकि हमने संविधान बचाओ देश बचाओ के रूप में राजा रतन अम्बेडकर जी के साथ पूरे भारत में काम किया। हमने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण हमारे द्वारा करवाया गया और वो बसपा की सरकार के रहते हुए उस समय करवाया गया। प्रमोशन में आरक्षण बचाने के लिए उस समय हमने उसको करवाया। तो ये सारे आंदोलन, दूसरा जो हमारी पृष्ठभूमि है, हमारी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, हम एक ऐसे महान और एक अच्छे व्यक्ति के साथ हमारा राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ 16 साल की उम्र में, जिनको 29 साल की उम्र में एमपी बनने का गौरव प्राप्त हुआ और एससी होने के बावजूद भी वो युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो हमने उनके साथ काम किया, इसलिए हमारा पहले से ही मामला नेशनल स्तर पर निश्चित रूप से रहता है और समाज के लोग हमें पूरे भारत में जानते हैं। विनोद जी, मेरा सवाल था कि बसपा छोड़ने की वजह क्या रही है? ऐसा है, बसपा छोड़ने के हमने 2 मौक़ों पर बसपा छोड़ी है। अब मैं आपको पहला मौका बताता हूँ। 2011 में हम बसपा से बाहर हुए। उसका पहला मौका था, बसपा छोड़ने का जो मुख्य कारण था वो ये था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयास से, उनकी रात दिन की मेहनत से 4-4 बच्चे उनके इस काम के लिए बलिदान हुए। इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, कन्वर्टेड मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी इस बहुजन की परिभाषा में जो लोग आते हैं, उन सारे लोगों के लिए बाबा साहब ने इस देश में जो आरक्षण का प्रावधान हुआ, और आरक्षण से मतलब हिस्सेदारी से है। आरक्षण कोई भीख नहीं है और कोई अवार्ड नहीं है। ये समाज में एक हिस्सेदारी का मामला है कि जिन वर्गों को हजारों सालों से, जिनका प्रतिनिधित्व जीरो था, जिनके पास साधन नहीं थे, और जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, जब मौका आया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी का सिद्धांत प्रतिपादित कराया भारत के संविधान के अंदर। हालांकि जो उन्होंने किया वो मिल नहीं पाया, जितना मिलना चाहिए था वो पूरा नहीं मिल पाया। उनमें से प्रमोशन में आरक्षण भी एक है।
तो 29 अक्टूबर 2006 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि एनी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस, इट इज फ्री टू डू बट आफ्टर अंडरटेकिंग द एक्सरसाइज। ये आदेश 2006 में 29 अक्टूबर 2006 को भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। 2007 में बसपा की सरकार बन जाती है और आदेश सीधा सीधा ये था कि आंकड़े देने हैं, रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट इस बात की देनी थी कि आप जिन लोगों को, जिन वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण देना चाहते हैं उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट दीजिए, उनके आंकड़े दीजिए। आंकड़े से मतलब यह था कि उनकी संख्या क्या है इस समय, उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है अथवा नहीं, ये आंकड़े देने थे। तो 2007 में हम लोगों के अथक प्रयास से, रात दिन मेहनत करने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी। आप लोगों को मालूम है कि मैं उस समय बसपा का मंडल का कोऑर्डिनेटर था। सहारनपुर में आपके 5 विधायक, मुजफ्फरनगर में आपके 4 विधायक जीते, 2-3 जिलों को मिलाकर के ये मंडल था, तो आपके विधायक बने। और यही हालत लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में हुई, हमारी बसपा की सरकार बनी। लेकिन 2007 से लेकर के 2011 तक भी आंकड़े नहीं दिए गए। और कमाल की बात तो ये हो गई कि सरकार में सतीश चंद्र मिश्रा जी सारी सरकार, सारा लीगल काम देख रहे थे। उनका भांजा नुकुल दुबे इसी सरकार में शहरी विकास मंत्री था और उनकी फैमिली का आदमी, उनके ही परिवार का आदमी शैलेंद्र दुबे, जो जल निगम में इंजीनियर थे, वो हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि इस सरकार ने आंकड़े नहीं दिए हैं, इसलिए बिना आंकड़ों के जितने प्रमोशन हुए उन सबके डिमोशन होने चाहिए। वो केस लड़ रहा है, उन्हीं के परिवार का आदमी। एक तरफ पूरे बहुजन समाज का बेवकूफ बनाया जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा की बदौलत बसपा को फायदा हो रहा है, और सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार के 10-10, 11-11 लोगों के पास लाल बत्तियां हैं, और उन्हीं की फैमिली का आदमी, उन्हीं के परिवार का आदमी शैलेंद्र दुबे, वो हाईकोर्ट में केस लड़ रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो माननीय हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी, काउंटर एफिडेविट मांगा उत्तर प्रदेश सरकार का, और उत्तर प्रदेश सरकार 2007 से लेकर के 2011 तक भी काउंटर एफिडेविट नहीं दे पाई। और जिसका नतीजा ये निकला कि अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, आप मुझे पहले से बता देते तो मैं सारे आंकड़े भी आपके सामने रख सकता हूं कि इस रिट को लगाने वाले शैलेंद्र दुबे हैं, इस रिट को लगाने वाले 48 एडवोकेट हैं, 48 लोग हैं जो सारे ब्राह्मण हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। कोई ओबीसी का आदमी नहीं है इसमें। ओबीसी के लोगों का तो नुकसान होना है, जब एससी का हटेगा तो ओबीसी का अपने आप हटना है देर सवेर, और वो हो ही गया। ओबीसी को मिल ही नहीं पाया इस देश में। तो जब काउंटर एफिडेविट नहीं लगा तो कोर्ट ने लास्ट में जाकर 4 साल सुनवाई करने के बाद, आपको याद होगा 4 फरवरी 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण रद्द कर दिया। जो इन्होंने लोगों के प्रमोशन किए थे उसके ऊपर उसने फैसला दिया कि आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, इसलिए उन्होंने ठा करके उनका प्रमोशन में आरक्षण का जो अध्यादेश था वो रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण दे दो, लेकिन कोर्ट का आदेश यह था कि रिपोर्ट देनी है, आंकड़े देने हैं, तो इनका अध्यादेश वो उन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि इन्होंने काउंटर एफिडेविट नहीं दिया। और काउंटर एफिडेविट जहां तक मेरी समझ में आता है वो इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो बेचारे इतने होशियार और इतने ज्यादा तेज तर्रार और ये सारी चीजें समझने वाले नहीं होते। इन्होंने समझा, मिश्रा एंड कंपनी ने, कि बहन जी 2007 से लेकर 10 तक ये समझाते रहे कि अगर काउंटर एफिडेविट देंगे, अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों के पक्ष में देंगे कि इन्हें प्रमोशन में आरक्षण जरूरी है, तो जो ब्राह्मण तबका है, जो जर्नल के लोग हैं, कि वो बसपा को वोट नहीं देंगे, और अगर बसपा को वोट नहीं देंगे तो बहन जी आप प्रधानमंत्री बनने से रह सकते हैं। तो इतनी बड़ी नेता को कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि दलित को प्रधानमंत्री कौन मानने को तैयार है। अरे इस देश का ब्राह्मण तो इस देश में ठाकुर को प्रधानमंत्री नहीं चलने देता। ठाकुर वीपी सिंह 2 बार प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री के चक्कर में प्रमोशन में आरक्षण हट रहा है। बहन जी को प्रधानमंत्री का सपना दिखा रखा था मिश्रा जी ने कि हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन अगर आपने आंकड़े दे दिए और जर्नल के खासतौर से ब्राह्मण वर्ग को यह पता लग गया कि मायावती प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में है, तो फिर ब्राह्मण आपको वोट नहीं देने के, आप प्रधानमंत्री बनने से रह जाओगी। और रहे आपके लोग, तो आपके लोगों को तो गुमराह किया जा सकता है, आपके लोगों को कह देंगे, आपके लोगों को तो पता ही नहीं है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, इस चक्कर में प्रमोशन में आरक्षण हट गया। और जब ये हटने की तरफ बढ़ रहा था तो हमने इसको बचाने के लिए संघर्ष किया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बनी,
मेरठ में बैठ करके पश्चिम के बहुत सारे जिलों ने इसको बनवाया और फिर आंदोलन खड़ा हुआ और कई बार मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी जब ऐसा लगने लगा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं बच रहा तो फिर आंदोलन खड़ा कर दिया। हर जिले जिले में आपकी जानकारी में है कि सहारनपुर में 2-3 बड़ी बड़ी रैलियां हुई, छात्रावास। आपको याद होगा कि जब मैंने पहली रैली की थी तो उस रैली में आपको याद होगा कि रविदास छात्रावास से लेकर सहारनपुर की कलेक्ट्रेट तक पब्लिक थी। मतलब एक छोर जुलूस का वहां था और दूसरा जुलूस का छोर यहां था। मैंने खुद अपनी लाइफ में किसी राजनीतिक पार्टी का, और ये तो इंडिविजुअल प्रोग्राम हो रहा था, तो हमने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। और जब हम कलेक्ट्रेट में आए तो कलेक्ट्रेट के अंदर छतों पर भी पब्लिक थी। ऐसा कार्यक्रम में हुआ था, पहला ही प्रदर्शन हमारा। उसके बाद फिर फरवरी में आपने देखा होगा, उसके बाद आपका यहाँ कुछ लोगों ने सांकेतिक रूप से रेल आंदोलन ये सारा भी हुआ, वो सारी आपकी जानकारी में है सब जो है। तो छोड़ने का जो मेन कारण ये था कि हम अपने लोगों से मतलब जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, जो एसटी के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये हमारे इस आंदोलन से बसपा सरकार की पूरी पोल खुल रही थी कि रिपोर्ट ये नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गलती छिपाने के लिए हमें मोहरा बना दिया, हमारे और हमारे साथियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, हमें सरकार से बर्खास्त कर दिया और हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमे बनवाए गए, केवल और केवल अपनी गलती को छिपाने के लिए कि अगर ये मुद्दा जनता में चला गया, पब्लिक में चला गया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो प्रमोशन में आरक्षण संविधान के अंदर आर्टिकल 16(4)A में मिला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट भी जिसको कह चुका है कि अगर आंकड़े दे दे तो वो जायज है, आंकड़े अगर दे दिए जाए तो वो जायज है। लेकिन सरकार ना तो आंकड़े दे रही है। सरकार को 2 काम करने थे, 2 तरीके थे बहन जी के ऊपर इसको करने के। पहला तरीका मैं अपने छोड़ने का बता रहा हूं, मैं बसपा से क्यों बाहर हुआ, मुझे बसपा ने क्यों निकाला। मुझे बसपा के खिलाफ उसी सरकार में रहते हुए, उसी सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए, उसी सरकार में कोऑर्डिनेटर रहते हुए मुझे अपनी सरकार के खिलाफ क्यों आंदोलन खड़ा करना पड़ा, मैं उस पर आपके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं आजकल के नेताओं की तरह पद का लालची होता तो मैं पद पर था, अगर मैं पैसे का लालची होता, मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी, तो इन दोनों चीजों से मेरा ना पद से मतलब था ना पैसे से मतलब था। मैं बाबा साहब की लाइन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था कि जो वो हमारे लिए करके गए हैं उसको हमें बचा करके रखना है अपनी अगली पीढ़ियों के लिए, अगली नस्लों के लिए। लेकिन बावजूद इसके आपने दोबारा फिर बसपा में आस्था जताई है, ये भी एक बड़ी वजह है ना। अभी आपने बोला कि वो छिपा रहे थे, सरकार बचा रहे थे, उसके बाद लड़े भी हैं, लेकिन फिर बाद में बसपा में गए हैं। तो ऐसी क्या वजह है दोबारा भी बसपा में आने की जो वजह है, दोबारा बसपा में आने की वजह यह है कि ये सब जो उस समय हम आंदोलन कर रहे थे, हमारे साथी और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, और आज भी लोग इस नतीजे पर हैं कि भाई उस समय ये सारी कार्रवाई जो रविंदर मोहलू थे, जो बसपा के विधायक थे, कि यह सारी कार्रवाई उन्होंने अपने ग्रुप से मिलकर के, मुनकाद अली, मोहलू, इन सारे लोगों ने उस समय गलत रिपोर्ट दी थी, जिसमें जनेसर भी शामिल थे, चूंकि वो जिला अध्यक्ष थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की। अब जनेसर जैसे आदमी को प्रमोशन में आरक्षण के बारे में ABCD पता नहीं है और वो हमारी रिपोर्ट दे रहा है। अरे पहले कम से कम समझ तो लेते। ऐसे लोगों की वजह से, इन नालायक लोगों की वजह से, जिनको ABCD आरक्षण के बारे में पता नहीं, संविधान के बारे में पता नहीं, इनसे रिपोर्ट ली जा रही है और इनकी रिपोर्ट के ऊपर हमें निकाला जा रहा है। और जिसका नतीजा ये निकला कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख लोगों के डिमोशन हुए, 2.5 लाख लोगों के डिमोशन हुए। 80,000 टीचर्स की फाइलें तैयार पड़ी हुई है लंबे समय से, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके डिमोशन होने तय हैं। और पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में प्रमोशन में आरक्षण जो था वो कटघरे में खड़ा हो गया और आज वो पूरी तरीके से आपको पता है स्थगित है पूरे देश में। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्तराखंड को लेकर का आ गया। तो ये सारा हुआ, उस समय हम बाहर हुए। अब सवाल आपने किया कि आप दोबारा क्यों गए, तो दोबारा का मैं आपको एक कारण बता रहा हूं। तो रिपोर्ट ये थी कि भाई रविंदर मोहलू ने हमें निकलवाया। हमारे मन में भी ये था कि यार बहन जी इतनी बड़ी नेता हैं, प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर वो इतना बड़ा धोखा तो समाज के साथ नहीं कर सकती कि भाई सतीश चंद्र मिश्रा की वो सारी बात मानेंगी। तो हमें भी कहीं ये लगता था कि ऐसा ना हो कि रविंदर मोहलू ग्रुप ने दबाव बनाकर हमें पार्टी से निकलवा दिया हो, तो हमें बहन जी से एक बार बात करनी चाहिए। तो रविंदर मोहलू जैसे ही बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में भागने लगे, जिस दिन उनकी गाड़ियां सहारनपुर से लखनऊ के लिए निकली, उसी दिन हमारे पास भी कुछ लोगों के फोन आ रहे थे। 1-2 दिन पहले से चल रही थी चर्चा कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, और जिस दिन वो गए तो हमारे पास भी इसके लिए बुलावा था कि भाई सही अवसर है, उससे अब अपनी बात कर लो। तो हम लोग गए, हम लोगों ने जा करके बातचीत की और बातचीत करके सारे लोगों की राय ये थी,
हालांकि इन लोगों का तो, जो सहारनपुर के लोग थे, सही तो यह है कि इनका तो मुंह ही नहीं था मेरे से बात करने का, एक दो लोगों का जिन्होंने मेरे खिलाफ उस समय एक्शन करवाया था। लेकिन बाहर के जिलों के कुछ लोग थे जो लंबे समय से इस प्रयास में लगे हुए थे। उन्होंने कहा मौका सही है, रविंदर मोलू अपने आप भाग रहे हैं बसपा छोड़ करके, वो डर करके सरकार से भाग रहे हैं, और आप संघर्ष करने वाले आदमी हो तो इस समय बसपा को संभाला जा सकता है। तो हमारे मन में भी एक शंका थी कि यार प्रमोशन में आरक्षण या अपने ही समाज का बेड़ा गर्क करने तो नहीं बहन जी कर सकती, कम से कम उनको जो है, हो सकता है उनसे इन लोगों ने दबाव बना के मेरे खिलाफ कार्रवाई करवा दी हो, तो मैं चलो एक बार फिर प्रयास करके देखते हैं। तो इसके ऊपर बातचीत हुई। बातचीत में ये आया निकल करके कि भाई पार्टी को बचाओ। सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की एक बैठक थी गाजियाबाद में, उसमें ये हुआ भाई अब पार्टी को बचाओ, पार्टी को, जब बातचीत चल रही थी कि आ जाओ भाई पार्टी में, तो हमने ये रखा कि भाई देखो पार्टी को बचाने का काम तो बहन जी को करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो केवल और केवल जनता में जा सकते हैं, उनकी बात लोगों को बता सकते हैं, लेकिन लास्ट में बचाने का काम तो पार्टी को, पार्टी की नेता बहन जी को ही करना है। उन्होंने कहा जी वो कैसे? भाई करना ऐसे है कि पार्टी का बेड़ा गर्क केवल इसलिए हो रहा है, प्रमोशन में आरक्षण और रिजर्वेशन और हमारी हिस्सेदारी, ये तो सारी चीजें है ही हैं, सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी बदनाम हो गई इस बात के लिए कि पार्टी में पैसा लिया जाता है। और ये बात समझ में भी आती है कि जब मेरे जैसा आदमी टिकट मांग रहा, जो आदमी डबल MA LLB हो, जो इलाहाबाद में आदमी वकालत करके आया हो, जो आदमी प्रैक्टिस में रहा हो, जो आदमी अपना सब कुछ छोड़ करके राजनीति में इनका साथ दे रहा है, जिस आदमी की अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है बचपन से लेकर आज तक, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा, रविंदर मोल्लू को दिया जा रहा, तो ये तो बात साबित हो गई थी बहुत पहले कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है। मुजफ्फरनगर जिले में शेड्यूल कास्ट के एक दो आदमी इतने अच्छे टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां उनको टिकट न दे करके वहां अनिल को टिकट दिया गया, और सारे लोगों को पता है कि अनिल अपनी यहाँ की जमीन बेच करके वहां चुनाव लड़े जा करके, तो ये बात खुल करके धीरे धीरे आ रही थी। तो हमने रखा कि ये पैसा लेना बंद कर दीजिएगा तो पार्टी बच जाएगी, और अगर पैसा लेना बंद नहीं होता तो फिर अब पार्टी को, मैं तो क्या, मेरे लेने का भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हमने बिल्कुल ये बात रखी। तो उस समय ये तय हुआ था कि अब इस तरीके का कोई मामला नहीं होगा। खुद राइन साहब ने खुद दिल्ली लखनऊ में बहन जी के यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद ये कहा करके, कश्यप हैं कोई MLC सुरेश कश्यप, उनके घर पर, कि भैया 90% जिला पंचायत के टिकटों में कुछ नहीं लिया जाना। मेरे सामने प्रेमचंद गौतम भी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि नरेश भी थे कि भैया अब कुछ नहीं लिया जाना, ऊपर से ऐसा हो गया है। चूंकि हम लोगों ने तो मांग ही रखी थी कि भाई इसे बंद करो, लेकिन अभी जो जन्मदिन था बहन जी का जनवरी में, उसमें फिर ये सेटिंग शुरू हो गई कि लाओ भाई 5, लाओ भाई 3 लेने शुरू कर दिए। तो उसके ऊपर हमने आपत्ति की कि भाई ये तो गलत हो रहा है बिल्कुल, और हमारे से लगातार ये कह रहे थे कि आप भी जमा कराओ, आप भी अपनी विधानसभा में 5 कैंडिडेट बैठते हैं एक विधानसभा में, तो आप भी जमा करवाइएगा, आप भी कैंडिडेट दो। हमने कहा भाई हम पैसे वाला मामला नहीं ये कर सकते, बिल्कुल भी पैसे लेने और दिलवाने का काम, ये काम नहीं हम कर सकते। तो इसके ऊपर इन लोगों ने फिर रिपोर्ट दे दी कि जी ना तो वो खुद पैसा दे रहा है और ना दूसरों को देने दे रहा है, तो ये मेरा दोबारा होगा निकलने का कारण। चलिए खैर, ये तो आपने बताया कि बसपा में क्या वजह रही है आपकी पार्टी छोड़ने की, लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करें, अभी आप जो है ना ASP में, चूँकि आप संस्थापक सदस्य हैं और ASP आपने बनवाई है, तो ये जो पार्टी अभी बनाई है, किन किन मुद्दों को लेके आपने पार्टी बनाई है? और ये अम्बेडकर वादी और जो है माननीय काशीराम जी की बात को आप लोग करते हैं, और बावजूद इसके जब बसपा भी इसी पैटर्न को लेके चल रही है, तो ASP में और BSP में कितना क्या फ़र्क रहेगा? जनता में आप लोग किन चीज़ों को लेके जाएंगे? पार्टी का क्या भविष्य नज़र आ रहा है, इस चीज़ पे आप बताएं थोड़ा। ऐसा है, अब आपका ये कहना कि बसपा भी वही करती है, केवल देखने दिखाने से नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल में हो क्या रहा है उससे पता लगता है। बाबा साहब डॉक्टर, मैंने केवल दलित उत्थान के और बाबा साहब के और माननीय उत्थान के लिए बसपा नहीं बनाई थी, केवल दलित उत्थान। हमारे महापुरुषों का आंदोलन केवल दलित उत्थान का आंदोलन नहीं है, हमारे तमाम महापुरुषों का आंदोलन बाबा साहब से लेकर के बुद्ध से होते हुए और संत आपका जो है कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, जितने मान्यवर काशीराम साहब तक, जो ये आंदोलन है ये दलितों के हित का आंदोलन नहीं है, ये SC ST OBC कन्वर्टेड मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, ये इनके हित का आंदोलन है, और इनके हित के आंदोलन के साथ साथ कहीं दूसरे के भी अहित का आंदोलन नहीं है, ये अपनी हिस्सेदारी का आंदोलन है कि इन लोगों को इसमें हिस्सा उतना मिले जितना इनका हिस्सा बनता है, जितना ये काम करते हैं उतना फल इनको मिलना चाहिए। लेकिन बसपा ने तो जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी नारा दिया था, उसी नारा ऐसा था, वो मान्यवर काशीराम साहब का नारा था, बहन जी ने उस नारे को बदल दिया था, बहन जी ने नारा दिया था, साहब का नारा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पार्टी के रणनीतिकारों का और मान्यवर काशीराम साहब जो संस्थापक थे ये उनका नारा था।
लेकिन बहन जी ने मिश्रा जी को मंच पर चढ़ाते ये नारा बदला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं। ये बदलते हुए बहन जी ने कहा कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और तैयारी से मतलब यह था कि जो जितना बड़ा थैला लेकर का आ रहा है, जितनी बड़ी बोरी लेकर आ रहा है, अपनी तैयारी के साथ आ रहा है, वो है। और वो हो भी गया। 72 ब्राह्मण समाज के 72 लोग टिकट लेने में हासिल हो गए और एमएलए बनने में कामयाब हो गए। जो लोग इस देश में आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण हटवाते हैं, जो लोग हमारा आरक्षण हटवाते हैं, उनके अलावा तो कोई है नहीं आरक्षण, तो वही अभियान चलाते हैं सारा। बाकी लोग तो कोई आरक्षण के ऊपर उंगली नहीं उठाता, उन्हीं को चाहिए। 81% हिस्सेदारी उन्होंने ले। चलिए मंत्री जी, अब ये बताइए कि एएसपी में क्या विशेष है जी? ऐसा है, देखिएगा, एएसपी का आपने मेरे से सवाल पूछा था। असल में कई सवालों में बहुत सारे सवाल जोड़ दिए। एएसपी और बीएसपी, बीएसपी का भी मूवमेंट, बीएसपी की भी विचारधारा वही थी, वही विचारधारा एएसपी की है। और हमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। हमारे महापुरुषों ने मुद्दे पहले ही तय किए हुए हैं। बस फर्क केवल इतना है कि जो हमारे महापुरुषों के मुद्दे हैं, जो उनका आंदोलन है, बसपा उससे हट गई है। वो महापुरुषों के आंदोलन पर, महापुरुषों के मुद्दों पर, महापुरुषों के सिद्धांतों पर उनकी उस पर नहीं चल रही है। और इसीलिए जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्वयं की पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो वो पार्टी जब मुद्दों से हटी और एक एक सीट के लिए कांग्रेस से समझौता करने लगी रिपब्लिकन पार्टी, तो साहब कांशीराम उस समय नौकरी छोड़ करके रिपब्लिकन पार्टी में काम करते थे। तो बाबा साहब की पार्टी रहते हुए ही मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। केवल किस वजह से? वो तो बाबा साहब की पार्टी थी, चूंकि वो पार्टी महापुरुषों की विचारधारा से हट रही थी, इसलिए उन्होंने निर्माण किया। आज बीएसपी महापुरुषों की विचारधारा से हट रही है, इसलिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण हो रहा है। और ये बताओ, मैं 2 ही 3 चीजें, साहब कांशीराम साहब ने क्या अपने परिवार के आदमी को, अपने भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना? चलो मान लो बहन जी की बात कि उन्हें साहब नहीं बनाया, मान लो ये बात, तो फिर बहन जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जब साहब ने बहन जी को बनाया तो बहन जी अपने भतीजे को और भाई को क्यों आगे कर रही? बहन जी को पूरे देश में कोई नजर नहीं आता? शेड्यूल कास्ट के लोगों में या ओबीसी के लोगों में कोई नजर नहीं आता जिसको वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, जिसको वो नेता घोषित कर दें? तो कहां विचारधारा है? मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना निजी बैंक अकाउंट नहीं खोला और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खाते में एक चवन्नी अपने निजी अकाउंट में नहीं थी। बच्चे तक बीमार होकर के चले गए, लेकिन पैसे का कभी लालच नहीं किया। और बाबा साहब के मिशन की बात करने वाले बड़े बड़े होटलों का निर्माण कर रहे हैं और पैसा ही पैसा, पैसे के अलावा और मॉल के अलावा कोई रात को सपना ही नहीं आ रहा हो, लाओ पैसा लाओ पैसा, केवल यही काम रह गया है। तो कहां हमारे महापुरुषों की विचारधारा रह गई है? इसलिए चूंकि विचारधारा वहां खत्म हो गई है, इसलिए आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ है। और मैं ये भी दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि इसमें हम कोई पैसे का चलन नहीं होने देंगे। अभी चुनाव, सबसे छोटा चुनाव है, भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, मैं इसमें दिखा दूंगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी बसपा ने टिकट बेच लिए हैं सारे, 100% टिकट बसपा पूरे उत्तर प्रदेश में बेच चुकी है। और हम आपको बता रहे हैं, हम ईमानदारी के साथ चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। 1 रुपया किसी से लेने का काम नहीं होगा। अगर इस पार्टी के अंदर 1 रुपए का भी कोई लेन देन गलत भावना से कर देगा तो ऐसे लोगों की इस पार्टी में कोई खैर नहीं होगी। ये ईमानदारी के साथ महापुरुषों के वसूलों को, मिशन को लेकर के हम लोग चलेंगे इसमें। ये बताइए कि आपका पार्टी में अभी हाल में दायित्व क्या है और पार्टी किस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है? ऐसा है, अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है, तो गठन नहीं हो पाया। तो अभी बैठ करके केवल तय हुआ कि जो मुख्य लोग हैं उनको लगाया हुआ है संगठन के निर्माण में कि संगठन का निचले स्तर पर निर्माण करो। तो उस प्रक्रिया में मुझे पंजाब प्रदेश में लगाया गया और मैंने सबसे पहले, अभी आजाद समाज पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये गौरव मिला कि आजाद समाज पार्टी का पहला प्रदेश अध्यक्ष मैं पंजाब में डिक्लेयर करवा चुका हूँ अभी 16 तारीख में, 16 अभी आपका जून के अंदर। और बहुत अच्छे इंसान को, हमें बड़ा ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ने का मौका मिला कि बाबा साहब की पार्टी से जो 2-2 बार के विधायक थे, उनका बेटा वहाँ हमारा प्रदेश का अध्यक्ष होगा पंजाब के अंदर। सिंगारा राम जी वहाँ हमारे पार्टी का चेहरा होंगे। सरदार इंद्रजीत सिंह जी हैं, जोरा सिंह चिम्मा है, बहुत सारे लोगों की बड़ी टीम को हम पंजाब में लेकर के आए हैं, उसको हमने निर्माण किया। तो मैं एक तरह से पंजाब को देख रहा हूँ। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल वाइज विभाजन हुआ, काम का विभाजन हुआ, तो हमें मुरादाबाद मंडल दिया गया। मुरादाबाद मंडल में 5 जिले हैं और प्लस उसके साथ में मुजफ्फरनगर जिला हमने खुद लिया है, हमने कह करके उस जिले को लिया है मुजफ्फरनगर को, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एससी के लोगों की हिस्सेदारी कम है, संख्या सहारनपुर में बहुत ज़्यादा है। तो सहारनपुर में तो कोई भी देख सकता है, यहाँ तो संख्या इतनी है, इन्हें इकट्ठे कर लो अपने आप, बहुत बड़ा दल बन जाता है। तो मुजफ्फरनगर को हम मजबूती करेंगे, तो हमारे पास में उत्तर प्रदेश में अभी ये है।
और जो हमारी एक केंद्रीय कोर कमेटी है उसके हम सदस्य हैं। केंद्रीय कोर कमेटी में ज़्यादा लोग नहीं है, लिमिटेड लोग हैं उसके अंदर, तो केंद्रीय कोर कमेटी में हम हो गए। पंजाब हमारे पास हो गया, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के प्रभारी हो गए, और बाकी पार्टी जो भी हमें दायित्व, जो भी हमें काम सौंपेगी हम उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। आगामी पार्टी की रणनीति चुनाव में क्या रहेगी, किस किस जगह पर पार्टी चुनाव लड़ रही है? देखिए, मेरी अपनी निजी राय ये है, और हम लोग जल्दी बैठ रहे हैं इस पर। हमारा ये मानना है कि भाई अलग अलग चुनाव के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि पार्टी अलग चुनाव लड़े। मैं ये चाहता हूँ कि समझदारी विकसित करके, और कोर कमेटी में मैंने इसको एक बार उठाया भी था और जल्दी हम इसको फिर उठाएंगे, और भाई चंद्रशेखर भी इसको लेकर के बहुत गंभीर हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मिल कर के चुनाव हो। जैसे बिहार है तो बिहार में हम लोगों को तेजस्वी का सहयोग करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में चूंकि अखिलेश यादव ओबीसी के आदमी हैं, और आज की तारीख में जो पुराना वो आप देख रहे होंगे, अभी उपचुनाव हुआ था 11 सीटों पर, तो 3 सीटें उन्होंने जीती थी और 8 पे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। बसपा की क्या दुर्गति हुई है सब जानते हैं। अब शेखर भाई की तरफ, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ एससी के साथ साथ मुस्लिम भी बहुत भारी तादाद में चल रहा है इधर को, तो अगर अलग अलग लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो प्रयास ये होंगे कि जहाँ जहाँ हरियाणा में हम लोग जाटों के ग्रुप के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी यही समझदारी करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से पहले हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात तो समाजवादी पार्टी वालों को खुद बोलनी पड़ेगी। वो अगर इस मुकालते में रहेंगे कि वो अकेले चुनाव जीतेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब मुसलमानों में बड़ी भारी तादाद में हमारा भी ग्राफ बढ़ गया है। जब से जामा मस्जिद का आंदोलन हुआ और चंद्रशेखर भाई उसमें जेल गए, तो सबको पता लग गया है कि मुस्लिम के हित की बात कौन कर रहा है। और रही बात एससी की, तो एससी के लोगों के पास तो विकल्प नहीं था। विकल्प ना होने की वजह से नजर आती है कि बसपा है। अब ये विकल्प बन गया है, और लॉकडाउन ना होता तो अब तक 90% शेड्यूल कास्ट के लोग पूरे भारत में इस पार्टी के मंच पर होते। ये लॉकडाउन की वजह से ब्रेक है। लॉकडाउन जिस दिन भी पूर्ण रूप से हट जाएगा और रैलियां और कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एससी इसके मंच पर होगा, और ओबीसी को, कन्वर्टेड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई सारे लोगों को हम उनको जोड़ने का काम करेंगे, जो हम सारे आपस में भाई भाई हैं, और ऐसे लोगों से फरेज करने का काम करेंगे जो चेहरे बदल करके लोगों का इस देश में कई कई पार्टियां बना करके लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचा जाएगा और अच्छे लोगों को हम। विनोद जी, 7 मंडल हमेशा बसपा का प्रबल मंडल रहा है, तो ऐसे में एसटी का क्या भविष्य नजर आता है सामने? ऐसा है, जिन लोगों की बदौलत सहारनपुर बसपा का गढ़ बना और सहारनपुर बसपा का जिला बना, जिन लोगों के प्रयास से, वो लोग अब बसपा में काम नहीं कर रहे हैं। वो सब बसपा से इधर उधर चल ज़्यादातर निकल गए। उनमें बहुत सारे लोग हैं, चाहे रघुवीर सिंह बोल जी हों, चाहे शमशेर जी हों, चाहे सूरजमल जी, इन दोनों लोगों से ज़्यादा मेहनत इस जिले में सबसे ज़्यादा सूरजमल जी को किस तरह से अपमानित करके उस समय निकाला गया था, ये सब जानते हैं। यानी जिन लोगों ने, और भी बहुत सारे कई नाम हैं जिन लोगों ने मेहनत की थी, वो कोई बसपा में नहीं है। और जो अगली मीटिंग है या केवल फसल काट रही है, फसल वो नहीं है। इसलिए बसपा का भले ही गढ़ था, बसपा का भले ही जिला था, आप किसान खेत तैयार करता है तो फसल भी तो बोता है, और अगर वो केवल काटता ही काटता रहेगा तो फसल कहाँ से रहेगी? तो बसपा के साथ इस जिले में वही हो गया है। और रही बात बसपा के इस ये जिला होने की, तो कोई चंद्रशेखर भाई भी विदेश से नहीं आ रही है, उनका भी जिला यही है। अगर बसपा का ये गढ़ था तो हमारे लोग जो उधर काम कर रहे थे इधर काम करेंगे, तो अच्छे लोग हैं। तो बसपा से भी अच्छा रिजल्ट हम लोग भविष्य में देंगे। अभी आप देखते रहिए, बसपा से अच्छा रिजल्ट हम लोग देंगे, और हम लोग भी यहीं से। भाई अगर एक ये देखा जाए, बहन जी तो दिल्ली में बैठी हुई, लेकिन शेखर भाई तो यहाँ का बच्चा है, शेखर भाई तो यहाँ का रहने वाला है। तो जब अपनेपन की बात होगी तो हम लोग भी अपने के साथ चलेंगे, और हमारा समाज, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा समाज जब सवेर अपने लोगों के साथ होगा। ग्लोब दर्पण से बात करने के लिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे आज हमारे साथ में इसी विभाग में तो राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद तेजान जी, और सारी शुभकामनाएं इनके लिए ग्लोब दर्पण की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।